अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वैसे तो इन फोकस आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच है वो है, लेकिन साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मौजूए बहस है, होना भी चाहिए, वो तमाम तर जो हमारे इशारे इस वक्त सामने आ रहे हैं वो महंगाई रिलेटेड हों, वो जिसको हम कहते हैं कि हर बार हम ये कहते हैं कि रिकॉर्ड तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। अगर आप रुपए की कदर को देखें तो दिन ब दिन गिरती जा रही है, और पेट्रोल की कीमत देखें, डीजल की कीमत देखें तो वो भी उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। और स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत जो IMF से की गई है उसमें जो वादा किया गया था कि 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी की इजाज़त थी, वो भी अब मनोअन इसी तरह से राइज कर दी गई है। और इस तरह से जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 300 रुपये भी क्रॉस कर गया है। इसी तरह से आप देखें तो जो महंगाई के इशारिया है, यानी जो जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, जो मंथ का इन्फ्लेशन आया ईयर ऑन ईयर बेसिस का, वो भी रिकॉर्ड तरीन सतह पर है। अब कुछ ही रोज़ कबल आपने देखा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो वह बिजली के एहतजाज के हवाले से थे। उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसके हवाले से आज भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनका ये कहना है कि बिजली इतना बड़ा मसला नहीं कि जिस पे पहिया जाम हड़ताल की जाए। वो उन्होंने उस दिन भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, और आज भी उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें इलेक्शन की यानी अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए इसको हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। आज आप जानते हैं कि 2 सितंबर है, आज भी कराची में भी और जमात इस्लामी ने क्योंकि मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी हुई है और वो बिजली के ज़ायद बिलों के हवाले से दी हुई है। मौजूदा निगरान सेटअप ने 48 घंटे का वक्त मांगा है जो अभी पूरा गुजरा नहीं, और गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात जो इंटरिम सेटअप के हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने हमारे शो में कहा था कि 48 घंटे जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद वो किसी पोजीशन में होंगे कि वो बता सकें कि किस किस्म का अवाम को रिलीफ पहुँचाया जा सकता है। बहरहाल ये बात तो तय है कि अगर कोई सब्सिडी की सूरत में भी कोई रिलीफ दिया भी गया तो उस रिलीफ को किसी और मद में पूरा करना है, यानी जो रेवेन्यू का टारगेट हमने IMF के साथ तय किया है, उस वक्त जो ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुई थी उसके तहत वो कहाँ से पूरा किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही आपने ये भी देखा कि मुख्तलिफ क्वार्टर्स से जो माशी माहिरीन हैं उनकी जानिब से रुपये की जो स्लाइडिंग है उस पर यह मुस्तकिल आ रहा है कि कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि 2 रुपये 3 रुपये इस तरह से गिरता चला जाए और कहीं भी किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन नहीं हो रही। हाँ, अलबत्ता निगरान वज़ीर आज़म ने यह ज़रूर कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए वो खातिर खा इक़दाम ले रहे हैं ताकि जब स्मगलिंग रुकेगी तो जो मुख्तलिफ चीज़ों की प्राइसेस हैं वो भी कम होगी और डॉलर की जो नकलो हरकत है उसमें कमी आएगी तो रुपया स्ट्रॉन्गर होगा। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो बार बार माहिरीन माशियात ये कहते हैं कि इस वक्त आपकी मईशत ICU में मौजूद है। ICU से निकलेगा जब हम कोई ऐसी दवा करेंगे इसकी कि वो हम आगे उसको लॉन्ग टर्म यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की जो बात की जाती है या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात की जाती है वो होना लाजिम है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद से ये तमाम तर मामलात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आने वाली हुकूमत के लिए भी ये माशी चैलेंजेस जूं के तू रहेंगे। और यही कहा जा रहा है कि आते के साथ ही जो कोई भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई उसने IMF के साथ एग्रीमेंट करनी होगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने यह कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनकी भी मीटिंग हुई है कामरान टिसूरी साहब से लंदन में। ये भी जो इलेक्शन के जो सियासी पहलू हैं वो भी हम आपको बताते चलें कि जो सियासी पहलू हैं वो अपनी जगह नज़र आ रहे हैं। लगता साफ यही है कि शायद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन इत्तेहाद होने को है। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अगर मरीम नवाज साहिबा ने भी कन्वेंशन से खिताब में पेशावर में यही कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब जब वापस आ जाएंगे और वो बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं तो तमाम तरमाशी मामलात ठीक हो जाएंगे। बहरहाल हमें इन चीज़ों से अब आगे बढ़ना है और तमाम तर माहिरीन जो कहते हैं कि कुछ ऐसा हमें इक़दामात अब लेने पड़ेंगे जिससे हमारी जो मईशत है उसको सही संभाला भी मिल सके, डायरेक्शन भी ठीक हो। क्या निगरान सेटअप ऐसे कोई फैसले लेने को है? 48 घंटे का वक्त जब गुजर जाएगा तो सामने आ जाएगी बात कि क्या मार्केट्स को बंद करना और दिन में औकात कार खोलना, क्योंकि ये भी अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि इस पर भी गौर व खौस किया जा रहा है। इसके अलावा जो टैक्सेस की कलेक्शन के हवाले से FBR के नए चेयरमैन की तैनाती के लिए कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन कंटेंडर देखा जा रहा है ताकि महसूलात जो हैं उसमें सही तौर पर जो कलेक्शन है वो की जा सके।
इसके साथ जो दूसरे सियासी मामलात हैं उसमें भी आप जानते हैं कि परवेज इलाही साहब की जो कल दोबारा गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उनकी अहलिया की जानिब से इस वक्त दरख्वास्त दायर कर दी है और कल इंटरिम मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का यह कहना था कि निगरां हुकूमत का किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था चौधरी परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पे, जो कि 3 MPO के तहत की गई है। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एतजाज साहब, पहले तो ये बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो सख्त ऑर्डर्स थे, जिसमें बिल्कुल ये कह दिया गया था साफ कि किसी सूरत कोई भी इनको नहीं गिरफ्तार कर सकता, और उसके बाद जिस तरह से ये गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अमल में लाई गई, कोर्ट के अहकामात को इस तरह से हवा में उड़ा देना, ये खुद इस वक्त वफाकी हुकूमत के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब तो दरख्वास्त भी उनकी अहलिया ने दायर कर दी है इसके खिलाफ। बहुत सारी अचंभे की बातें हैं, बिल्कुल जिनकी समझ नहीं आती। राइट। पहली बात तो ये है कि जज साहब ने ये फरमाया कि आप इसको नहीं गिरफ्तार करेंगे और कोई एजेंसी नहीं गिरफ्तार करेगी किसी भी केस, बिल्कुल, जब तक वो उनसे रजू न करें जज साहब। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इनको खदशा है कि इनको रास्ते में रोका जाएगा, तो DIG साहब आप इनको घर पहुंचा के और फिर छोड़ेंगे। घर पहुंचा के आपकी जिम्मेदारी। और SSP को भी कहा, और 2 DIGs बैठे हुए थे, एक इन्वेस्टिगेशन के उनका की डेजिग्नेशन कोई होती है, तो वो उनको कहा कि आपने जाके और इनको घर छोड़ के आए। सही। तीसरी जो चंबे की बात है कि इसके बाद जब परवेज इलाही निकले गाड़ी में बैठने के लिए, तो झगड़ा किया पुलिस पंजाब के साथ। पुलिस ने वहाँ जो नैब की एहलकारान थे, कि नैब के एहलकारान को वो हुक्म दे रहे थे पंजाब पुलिस वाले कि आप इसको गिरफ्तार करें, आप इनको गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा जी हमने तो ऑर्डर सुन लिया हाईकोर्ट का, हमने गिरफ्तार नहीं करना, हम नहीं कर सकते। वो पुलिस वालों ने उनसे झगड़ा लिया कि इनको गिरफ्तार करना लाजिम है, और फिर वो पुलिस वाले छोड़ के, मतलब वो जो नैब वाले थे वो गाड़ी अपनी बैठे और मिनी बस ठीक और लेके भाग गया। ये वीडियो भी हमने देखी। वो चले गए, उन्होंने कहा हमने नहीं गिरफ्तार कर। अब गिरफ्तार किसने किया ये भी पता नहीं लग रहा था उस वक्त। तो ये तो इन्होंने जब तस्लीम किया खुद तो पता लगा। वहां जब ये FC कॉलेज के करीब पहुंचे तो DIG गाड़ी में आगे बैठे थे। ये बड़ी कोस्टर टाइप गाड़ी, हाफ ए कोस्टर, ये एक नई जो पता नहीं जापानी या कोरियन आई है। तो उसमें एक सीट बहुत थी। ये सरदार लतीफ खोसा भी बैठे हुए थे, राइट, और दीगर बुकला भी बैठे हुए थे। DIG भी आगे ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे, और SP भी बैठे हुए थे गाड़ी में। कि गाड़ी स्लो हुई FC कॉलेज के मोड़ पे, नहर के उसी सड़क पे ये चौधरीयों के घर हैं। तो ये जो टर्न की उनके घरों की तरफ, तो एकदम सामने आ गए। एक तो ये पुलिस का डाला खड़ा हुआ था, सही, ये जो खास किस्म की गाड़ी होती है, जीप पर्सनल कैरियर, और एक वहाँ कोई 20 एक आदमी मुश्तंडे पूरे पहलवान टाइप, अच्छा, वो जिसको कहते हैं ना मास्क, वो मास्क पंजाबी में कहते हैं उसको मंडासा, मुंह को ढांप लेता है, जो मुंह सारे को ढांप लेता है, और बीच में से आंखें सिर्फ निकलती हैं। इस तरह कपड़ा बांधा जाता है, कोई छोटा मफलर या चादर छोटी अराउंड योर फेस के, वो सारा बंदा बिल्कुल डाकू ही लगता है। तो वो खड़े थे, उन्होंने वो मंडासे पहने हुए थे, और उन्होंने गाड़ी रोक ली, और खोसा साहब को भी कहा कि दरवाजा खोल के आप निकले। वो अभी निकले थे कि दूसरी तरफ से जो ये मुश्तंडे जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी थी और प्लेन क्लोथ में थे, सलवार कमीजों में थे, उन्होंने परवेज इलाही को खींचा। परवेज इलाही कहते रहे कि मुझे वारंट दिखाओ,
सही। उन्होंने कहा वारंट कोई नहीं, हमने खींच के 2 बंदों ने टांगों से उठाया, 2 बंदों ने बाजुओं से उठाया, बिल्कुल, और सर से उठाया और लेके उसको लटका के दरमियान में और जाके फेंका अपनी गाड़ी में और लेके भाग गए। अच्छा, तो जिनको आप मुस्टंडे कह रहे हैं, जिनको हम शायद सादा लिबास में मलबूस अहलकार फिर वो कहलाते हैं, कुछ पता चला कौन लोग थे वो? वो तो उन्होंने खुद एडमिट कर लिया ना जी, वो तो खुद एडमिट कर लिया है इस्लामाबाद की पुलिस ने कि हाँ इसको हमने गिरफ्तार किया वहां से। अच्छा, ये तो एडमिट किया, ये तो अब तो उससे तो हमें कोई अब ये शक नहीं रहा कि वो इस्लामाबाद की पुलिस थी। इस्लामाबाद पुलिस क्लेम करती है उसको उठाया MPO 5 के तहत। अच्छा। MPO का सेक्शन 5 है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि किसी को अगर आप किसी को जुर्म करने से अगर माने रखना चाहें, प्रिवेंटिव उसको कहते हैं डिटेंशन, उसको आप नजरबंद कर सकते हैं, हिफाजती किस्म की नजरबंदी, कि वो जुर्म ना कर सको। तो जुर्म किया हुआ नहीं है। आप बता सकते हैं, क्योंकि अच्छी तरह हमें याद है कि जिस तरह तोशाखाना केस के अंदर भी जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी जमान पार्क में, उस वक्त भी आपने ये सवाल उठाए थे कि पहले से कैसे वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे। ये बात आपने अदालत में भी कही थी। इस्लामाबाद पुलिस का लाहौर में मौजूद होना और 40-45 मिनट के अंदर अंदर आकर के उनको लेकर चले जाना चौधरी परवेज इलाही को, क्या इसमें किसी लाइक इस्लामाबाद पुलिस इज कमिंग इन लाहौर, जो कि जुरिस्डिक्शन नहीं है उनकी, कोई इजाजत, कोई वो जो राहदारी रिमांड शायद कहलाता है, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुई, पर ये था मंसूबा, जाहिर है मंसूबा था, सोचा समझा, और जिसमें DIG उतर गया एकदम देखते ही। उनको जब गाड़ी स्लो डाउन हुई, उसने गाड़ी रोक ली, DIG ने ड्राइवर को कहा रोक लो, और खुद उतरते ही कहता खोता साहब आप भी बाहर आ जाए, और वो सुपरवाइज किया वर्चुअली उसमें, और खड़े होके कि ये ऑपरेशन ऑफ अबडक्शन, ये तो किडनैपिंग एंड अबडक्शन है क्लियरली, ये तो अरेस्ट है ही नहीं। और अरेस्ट के तो असूल दिए हुए हैं, किस तरह क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 54 और के बाद के सेक्शन जो है कि अरेस्ट किस तरह करते हैं, तो मिनिमम फोर्स अरेस्ट होता है। आप उसको सिर्फ उंगली लगा दें उसको कंधे पे और कहें कि आपको मैंने गिरफ्तार कर लिया, ये भी काफी है। वो आपके साथ चल पड़े तो काफी है। अगर आपके साथ ना कोई चलता हो, ये तो कोई देखा ही नहीं कि परवेज इलाही को रेजिस्ट कर रहा था, कोई रेजिस्ट नहीं था कर रहा, वो तो बेबस था। फिर ये आप देखें, दिलचस्प बात ये है कि आप एक बंदे को गिरफ्तार कर रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में नक्शे अमल करना चाह रहे हैं, वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में ही नहीं है। सही, वो इस्लामाबाद की टेरिटरी ही में नहीं है। और आप वो किस तरह आप कर सकते हैं, किस तरह आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, या वो टेरिटरी में नहीं है। अगर टेरिटरी में हो इस्लामाबाद की, फिर वो शायद वो हो नक्शे अमन के लिए खतरा, लेकिन जब वो आपके इलाके में ही नहीं है तो वो नक्शे अमन के लिए खतरा किस तरह हो सकता है आपके इलाके? सही, उसका आपका इख्तियार क्या है उसको गिरफ्तार करने का? ये मतलब बलूचिस्तान में कोई चल रहा हो और उसको पंजाब में आप पकड़ के ले आओ कि आपने पंजाब में नक्शे अमन करने लगे, भाई वो था ही नहीं पंजाब में, वो बलूचिस्तान में था, वो कहाँ से कर रहा था? अच्छा, ये सारे इतने सवालात हैं जिससे एक चीज जाहिर होती है, मैं समझता हूँ कि जज साहब के ऑर्डर के बाद भी और DIG को जो है उसको उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है, पुलिस ने ये सारा मंसूबा बनाया हुआ है। ये अदलिया को बेतौकीर करने की एक साजिश। कभी ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, ऑर्डर नहीं मानते और महीनों से नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कब से कहा था कि 14 मई को इलेक्शन हो, आप 14 मई को ना करते, आप 25 मई को करा देते, कोई इज्जत तो रह जाती सुप्रीम कोर्ट की। आपने एक तो बेतौकीर करने के लिए, बेवकार करने के लिए अदालतों को ये सारे मंसूबे बना रखे हैं। तो सर ये तौहीन अदालत का केस बनता है फिर एतजाज साहब? बिल्कुल बिल्कुल तौहीन अदालत का भी बनता है, और फौजदारी जो राब्ता फौजदारी और राब्ता वो पाकिस्तान पीनल कोड है, उसके तहत ये तो क्रिमिनल एक्शन बड़ा एब्डक्शन का बनता है। और जिस तरह एब्डक्शन हुई है
ये तो एंटी टेररिज्म एक्ट का बनता है। और ये बनेगा तो किस टेरराइज पे? करने के ये बनेगा किस पे? ये डीआईजी पे भी बनेगा, एसपी पे भी बनेगा, जो पंजाब के हैं और जो जो इस वक्त उसको रिसीव करते हैं, जिन्होंने रिसीव किया है इस्लामाबाद में परवेज इलाही को आई मीन कस्टडी और कस्टडी में रखा है, वो उनके सब पे, उस मैजिस्ट्रेट पे भी या डिप्टी कमिश्नर पे भी, जिसने सेक्शन 5 ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस, उसने ये ऑर्डर फाइल जारी किया कि उसको गिरफ्तार करके लाओ और उसको नजरबंद करो। वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं है, वो आपको क्या नुकसान पहुंचा। अच्छा, तो सर एक और चीज, मुझे दो चीजें आपसे बड़ी अहम पूछनी। एक तो पहले ये बताइए कि जो नक्शे अमन है या आजकल इसका इस्तेमाल बहुत अरसे से किया जा रहा है, क्या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये एविडेंस पेश करना होता है जिला इंतजामिया को, डिप्टी कमिश्नर को, जिसने भी ये ऑर्डर इशू किया होता है, कि आपको कैसे पता कि नक्शे अमन ये कर सकता है? व्हाट एग्जैक्टली एविडेंस डू यू हैव दैट you need this kind of a person under in custody? जी जी बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है, लॉ में ही लिखा हुआ है। और रीजंस देने पड़ते हैं, पहले तो उनको रीजंस देने पड़ते हैं ऑर्डर में, खुद ऑर्डर में, कि क्या इसके पास असला है, क्या ये मुसल्ला फिर रहा था, चक्कर लगा रहा था, राइट, क्या ये उस तरह फिर रहा था जिस तरह इसके अब्डक्टर्स ने, जिन्होंने मंडासे पहने हुए थे, चेहरे छुपाए हुए थे, और जिन्होंने एक पुलिस कस्टडी से, पुलिस की हिफाजत में, जो कस्टडी नहीं तो हिफाजत में, पुलिस की प्रोटेक्शन में, हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो प्रोटेक्शन दी गई, उसको घर ले जाया जा रहा था, उसको आप इतना पकड़ें और फिर रफ अप करें, ये तो बहुत संगीन जुर्म है। तो एंटी टेररिज्म एक्ट में लगना चाहिए सब उन पुलिस अधिकारों में जो के इस्लामाबाद पुलिस के थे, उन पे तो और बहुत सारे केसेस बन सकते हैं कि फ्रॉड किया उन्होंने प्रिटेंड किया कि वो पंजाब की इस्लामाबाद पुलिस के नहीं है, वो वैसे ही डाकू हैं, और इस्लामाबाद पुलिस के फुटप्रिंट्स को कवर अप करने की कोशिश की। सही। ये बेसिकली तो ये प्लॉट है ना। अच्छा, तो आपने क्योंकि तौहीन अदालत का जिक्र किया कि किस किस के खिलाफ बन सकता है, इसमें जो निगरान विफाकी हुकूमत है, जैसे मुर्तजा सोलंकी साहब जो कल हमारे प्रोग्राम में तो कहते हैं कि निगरान हुकूमत ने किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला, अगर डाला हो तो आप फिर सबूत पेश करें, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये ताल्लुक कानून, अदालत, जिस एजेंसी ने उन्हें उठाया है यानी कि पुलिस, ये इनके आपस का मामला होगा, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। क्या विफाकी निगरान हुकूमत इससे बरी ज़िम्मा हो सकेगी? नहीं, हो तो नहीं सकेगी, क्योंकि वफाकी वजीर पे बहुत जो मुफ्ती साहब हैं जी, उन पे बहुत भारी ये आएगा। ये अदालत टेकअप कर जब करेगी, अगर करेगी तो और करना तो चाहिए, मैं समझता हूँ। ये तो एक तो टेस्ट केस है और बिल्कुल बड़ा क्लियर केस है, उसमें मुफ्ती साहब को अल्टीमेटली मेरा ख्याल है तलब कर लेंगे। जब वो डीआईजी से पूछेंगे, फिर आईजी से पूछेंगे, वो आईजी कहेगा कि जी मैं क्यों किया, या मैंने अगर नहीं किया तो मैंने क्या एक्शन दिया है, जो पुलिस अधिकारों ने जिन्होंने किया है उनके खिलाफ क्या एक्शन दिया है। वो सारे गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, वो लॉकअप में है, किधर हैं, वो डाकू जो बन के आए हैं। तो ये सारी चीज तो उधरेगी और निकलेगी, और शायद कोई निगरान भी आ जाए इसमें, जो जिस किसी ने मशवरा दिया होगा कि ये करो, वो इसमें मुलव्वस होगा। अब उनकी अहलिया ने क्योंकि दरखास्त दायर कर दी है चौधरी परवेज इलाही की, इस जो अरेस्ट किया गया है या जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई है, इसमें फिर क्या होता है? फिर अगर इफ दे रियली वांट टू कीप हिम इन कस्टडी, तो फिर जैसे आपने कहा एविडेंस दिखाने होंगे कि क्यों हमने रखना है, वरना आप नहीं। वो तो जी वो तो दिखाने होंगे, वरना जमानत हो सकती है इसके अंदर, मतलब लाइक उनकी रिहाई जमानत तो नहीं, रिहाई हो सकती है। रिहाई तो फौरन होगी, रिहाई तो फौरन। परवेज इलाही की रिहाई का तो कोई इसमें शक और शुबा ही नहीं है। ठीक, वो तो रिहाई तो फौरन होगी, और फिर होगा कि आप तुम इसके पास 100 गज इसके घर के करीब भी नहीं जाओगे। बहुत ये होगा उससे 100 गज दूर रहोगे तब हम मानेंगे। हाई कोर्ट के जजेस को इस तरह तो कभी डिसोबे किया ही नहीं था क्या? सही। मेरी तो एक्सपीरियंस में सोच में भी नहीं रहा आ सकता कि इस तरह कानून के साथ, आईन के साथ और आला अदालतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
ये इनको बहुत दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि ये जजेस बेतौकीर है, बेवकार है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए जजेस को भी एक होके और इनका साथ देना चाहिए। और मैं समझता हूँ वकुला को भी अब इस पे लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब सीनुंदान, हमें वक्त देने का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो जो माशी चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, निगरान सेटअप जिस तरह से उसको डील कर रही है, क्या वो दुरुस्त है या नहीं? राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। माशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, निगरान वज़ीर आज़म भी कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो मैंने इब्तिदा में बात की थी कि इस वक्त जो माशी अशारिया आ रहे हैं या जो ओवरऑल सिचुएशन है वो कोई ऐसी नज़र नहीं आती। यानी पेट्रोल डीजल इनकी कीमतों में भी आपने देखा है कि कितना इजाफा हो चुका है, बिजली के बिल अलग शोर मचा रहे हैं, महंगाई का जो अजतहाम है वो तैयार भी खड़ा है और मजीद लगता है कि होता जाएगा। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपीज़ लीटर वो भी राइज कर दी गई है। आखिर स्टैंड बाय एग्रीमेंट के मुकम्मल होने का भी अब सवाल है कि क्या लोगों में इतनी सख्त बाकी है कि नहीं। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया हैं खुर्रम हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ ऑल्सो साबिक तर्जुमान वजारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब भी मौजूद हैं। खुर्रम, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो हालात हैं और उसको काबू करने के लिए स्पेशली बिजली के बिलों के हवाले से जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म ने 48 घंटे का वक्त मांगा है और ये बताया गया था कि IMF से बातचीत जारी है, क्या आप समझते हैं कि किसी किस्म की कोई फौरी रिलीफ दी जा सकती है? बहुत मुश्किल है फौरी तौर पे किसी रिलीफ का अरेंज करना। मैक्सिमम आई थिंक अगर बिल्स को थोड़ा स्टैगर कर लें तो उससे शायद कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि किसी तरह से बजट के ऊपर कोई इम्पैक्ट लाके रिलीफ दी जा सकती है लोगों को। अच्छा। बहुत मुश्किल लग रहा है इसमें। यानी बेस टैरिफ को भी वापस लेकर के और मरहलावार नहीं बढ़ाया जा सकता। ये जो टैक्स और जो सर्कुलर डेट के हवाले से, न्यू टैक्सेस के हवाले से, इसमें भी कोई कमी नहीं लाई जा सकती। देखें, अगर टैक्सेस को कम करने की बात करनी है तो फिर कहीं और टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, उतना जितना लॉस यहाँ पे होगा उसको रिकवर करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है अभी IMF को ये बात मनवाना कि टैक्स टारगेट भी हम लोग कुछ कम करने की इजाज़त मिल जाए। अच्छा मुज़म्मिल, आप क्या समझते हैं? अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट गो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, लेकिन क्या जब की गई उस वक्त ये सोचा नहीं गया था कि पाकिस्तान के अवाम में ये सख्त नहीं है कि वो ये बर्दाश्त भी कर सकेंगे? और आपने एक मरतबा पहले कहा था कि यू डोंट सी दिस कि कंप्लीट भी हो सकेगा ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट। देखिए ना जी, इसमें बड़ा मैं क्लियर हूँ कि दिस हैज नथिंग टू डू विद IMF। ये जो टैरिफ है इस वक्त, इस टैरिफ को अगर आप देखें तो इसमें IMF का मतलब कोई IMF ने ये नहीं बोला कि आप जो है 16 रुपये टैक्स ले लें इस पर। IMF ने ये नहीं कहीं बोला कि आप 16 रुपये जो हैं कैपेसिटी पेमेंट के अदा करें। IMF ने कहीं ये नहीं बोला कि आप 6 रुपये की चोरी भी करें। IMF ने कहीं ये नहीं बोला कि क्रॉस सब्सिडी खत्म करें। IMF तो सीधी सी एक बात कह रहा है कि आपको इस सेक्टर से लॉस नहीं करना चाहिए। ओके। अब देखें ना, 51 रुपीज़ की जो बिजली है, मेरा आज खुद बिल आया 70 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, और इट वाज मतलब शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी जब मेरे पास मेरे हाथ में आज बिल आया। ठीक है ना। अब वो 70 रुपीज़ में फ्यूल प्राइस सिर्फ 6.5-7 रुपये, बाकी 63 रुपीज़ आर ऑल दीज रेलिवेंट और इररेलेवेंट थिंग्स। तो ये जो है हमने अपने गले में हार डाला है, हम बिला वजह का IMF पे रख रहे हैं। IMF हैज नथिंग टू डू। ये हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, पॉलिसी फेलियर्स हैं, हमारी जो है माफिया प्रोटेक्शन है इसके अंदर, और गवर्नमेंट की जो है बाकी जगह से टैक्स ना लेने की इनएबिलिटी और जो ना अहली है वो इस बिल के अंदर है। तो हम क्यों IMF को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आई डोंट नो।
ओके ओके। तो खुर्रम, जो निगरान सेटअप है, जाहिर है उनका मैंडेट बड़ा लिमिटेड है, मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी ये कह चुके हैं कि 48 घंटे के अंदर जब फैसले आएंगे, हम आइन और कानून के मुताबिक सख्त फैसले भी आर ऑन द कार्ड्स, जिसके अंदर बड़ी बात की जा रही है कि हम किसी तरह से अपने जो ऑयल इंपोर्ट बिल है इसको कम करें, यानी कहीं राशनिंग हो, डे लाइट यूजेज हो। डू यू रियली सी दैट हैपनिंग, और उससे कोई फ़र्क भी पड़ेगा? Yes. आई डू सी इट हैपनिंग। आई थिंक अभी जो हम लोग देख रहे हैं महंगाई और डिवैल्यूएशन की साइड पे जो हो रहा है, ये सब शुरुआत है। आप एंड ऑफ सितंबर तक देख लें कि एक्सचेंज रेट कहाँ पे बैठा होगा। इससे भी ज्यादा? आई थिंक, सॉरी, इससे भी और ज्यादा रुपये गिरेगा? जी काफ़ी ज़्यादा गिरेगा नादिया, काफ़ी ज़्यादा। ओके, कंटिन्यू खुर्रम। दिस इज़ लाइक, ये तो एक काफ़ी बुरी इंफॉर्मेशन है जो आप हमें दे रहे हैं, क्योंकि मैं समझ रही थी कि कहीं ना कहीं कोई इंटरवेंशन होगी कि किसी तरह से स्लाइडिंग को रोका जा सके। नहीं, देखें, फिलहाल इसके अगर हम लोग अंडरलाइंग रीजंस देखें कि ये स्लाइड क्यों हो रही है, तो लग नहीं रहा कि ये चीज़ अभी रुकने वाली है अनकरीब। इसको रोकने के लिए बहुत तेज़ी से पाकिस्तान को अपना इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह 2 या 3 अरब डॉलर अंदाज़न अरेंज करने होंगे। और ये सब होना है सितंबर के महीने के अंदर अंदर, क्योंकि सितंबर के महीने के एंड पे इसका रिव्यू, जो डेटा होगा उसकी बुनियाद पे IMF का अगला रिव्यू होना है। और अगर ये डेटा दिखा रहा है कि आपकी अभी तक डॉलर्स की तादाद वहाँ नहीं पहुँची जहाँ तक टारगेट किया गया है, रखा हुआ है, तो फिर IMF की तरफ से वही डिमांड आएगी कि तो फिर आप अपने एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करें ताकि वो आपकी अंडरलाइंग फॉरेन एक्सचेंज रियलिटी जो है उसको रिफ्लेक्ट करे, जिस चीज़ को IMF मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट कहता है। right. तो फिलहाल बहुत मुझे तो ये लग रहा है कि अभी ये सब कुछ शुरुआत है महंगाई और डिवैल्यूएशन की। आप 1 महीना या 2 महीने और वेट कर लें और फिर देख लेना कि हम लोग कहाँ खड़े हों। अगर इतनी ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा संगीन होती जा रही है मुज़म्मिल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या जिस तरह से इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम स्मगलिंग की रोकथाम हमें फौरी तौर पर करनी होगी ताकि डॉलर भी स्मगल ना हो, विल दैट मेक अ डिफरेंस? बिकॉज खुर्रम तो कह रहे हैं कि अभी तो हालात और ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, मज़ीद महंगाई भी होगी, जाहिर है जब एक्सचेंज रेट और ज़्यादा हमें बुरा नज़र आएगा। मतलब मैं तो समझती थी कि अब किसी ना किसी तरह, जैसे डार साहब कहते थे कि उसे नीचे लाएंगे, इसकी असल वैल्यू रुपए की बार बार बताते थे कि आई एम टेलिंग यू, जिसके पास डॉलर है वो बेच दे। जिस वक्त स्टैंड बाय एग्रीमेंट होने को थी, बजट के बाद जो पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें उन्होंने कहा था, वरना नुकसान होगा लोगों को, क्योंकि असल उन्होंने शायद 240 या 250 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बताया था हमें। देखिए नादिया, इसी तरह माय आंसर विल बी इन द सेम टोन कि जिस तरह हम IMF पे जो है बिजली की कीमतें डाल रहे हैं, इस तरह हम जो है ना, जब भी रुपए में जो है कुछ तेजी आती है या इसमें हिलजुल होती है, तो बड़े आसान तरीके से हम जो है ना ये स्मगलिंग पे सारा कुछ डाल देते हैं। साथ डार भी आपको याद होगा महीना पहले ये कह रहे थे। तो वो जब आप देखिए सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। स्मगलिंग पाकिस्तान में कोई नई नहीं है, मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, ठीक है ना। आई हेट स्मगलिंग, और जिसकी वजह से मार्केट्स में डिस्टॉर्शन होता है। स्मगलिंग होती क्यों है? स्मगलिंग इसलिए होती है कि आप जब इंपोर्ट्स पे टैक्स अनड्यू लगा दें और इतने ज़्यादा लगा लें कि सामने वाले को जो है ना बॉर्डर से लाने में बहुत प्रॉफिट हो रहा हो, तो ये आपकी पॉलिसी की वजह से स्मगलिंग हो रही होती है। आपकी पॉलिसी सही हो तो स्मगलिंग ना हो। तो फिर मैं वापस से इस बात में कहूँगा कि आपको कॉन्फिडेंस देना होता है लोगों को, आपको बताना होता है कि आने वाले दिन होंगे क्या। अब काकड़ साहब तो ऐसे लग रहा है, पहले कह रहे थे कि वो उन्होंने एक दिन बयान दिया कि उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं। अब उन्होंने कल कौन को ट्रोल कर दिया पकड़ के? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बिजली के बिल ऐसे हैं कि भरे ना जा सके। उन्होंने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे खुर्रम बता रहे हैं महंगाई का, आई एम श्योर कि इनकी असेसमेंट अपनी है, तो और आगे इनको लग रही है कि ये तो महंगाई की शुरुआत है। काकड़ साहब कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी महंगाई है कि जिस पे एहतजाज किया जाए। right. तो उन्होंने तो कौम को ट्रोल करना शुरू कर दिया। और फिर उस पर आपकी वजीर खजाना का जो एक बयान चल रहा था, हालांकि उसकी उन्होंने तरदीद भी कर दी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो सहाफी कह रहे हैं, अखबारों में लिखा है उन्होंने कि हमने खुद सुना है उन्हें बोलते हुए कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने नौकरी क्यों ले ली।
जब वजीर खजाना से ऐसे स्टेटमेंट्स निकलेंगे बाद में तो फिर तरदीद की मार्केट थी। में स्पेकुलेशन भी होगी, मार्केट में तेजी भी होगी, लोग जो है उसका फायदा उठाएंगे। तो ये तो सारा का सारा आपके टॉप लेवल से सारी की सारी कॉन्फिडेंस आती है। आपका टॉप लेवल ही अगर ऐसा हो तो फिर क्या कर सकते हैं। I really have to close the show. Just I want to know, खुर्रम, do you think कि स्टेट बैंक को इंटरवीन करना चाहिए रुपए की स्लाइड पे? आई डोंट थिंक स्टेट बैंक के पास अभी वो कैपेसिटी है इंटरवीन करने की। उसके लिए तो अगर आपके पास कोई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनके पास पड़े होते हैं जिस चीज के साथ वो इंटरवीन करेंगे तो फिर कुछ हो सकता था। लेकिन अभी तो अगर वो चाहें भी तो वो कुछ नहीं इंटरवीन कर सकते, सिवाय इसके कि आर्टिफिशियली दोबारा से बैंक्स को बता के उनको डांट के मना कर दें कि भाई एक लेवल से ऊपर आपने ट्रांजैक्शंस नहीं करनी। लेकिन उससे तो कुछ होता नहीं है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं इनसे सिचुएशन तो मजीद और ख़राब होती है। इसकी वजह से तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि कोई पिछले साल सितंबर से लेके आज तक डार साहब ने यही इसी किस्म के तरीके ट्राई किए थे मैनेज करने के, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने के और एक्सचेंज रेट में इंटरवीन करने के। उसकी वजह से तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं। So, आप ये समझते हैं डार साहब की वजह से, इस मैनेजमेंट की वजह से ये क्रिएट हुआ? खुर्रम, आप ये समझते हैं कि हैड इसाक डार साहब नॉट मैनेज्ड ऑल दिस, इतना बुरा हाल नहीं होता? जी हाँ, बिल्कुल। आप याद करें पिछले सितंबर 2022 में मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब IMF प्रोग्राम को रेजरेक्ट कर दिया था और काफी हद तक पास कर दी थी सारी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और सब कुछ, सिचुएशन जो थी वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी तब। और आई थिंक चंद महीनों के अंदर अंदर तब हो जाना चाहिए था। लेकिन ये डार साहब ने आके जो रिवर्स किया है ना सब कुछ, जो स्टेप्स रिवर्स किए हैं और फिर उन्होंने शोर मचाया है कि भी मैं डॉलर को 200 से नीचे लेके आऊंगा, उसने फिर मामला गड़बड़ किया है और उसकी वजह से फिर जो एक ख़राब सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही थी वो ख़राब सिचुएशन उल्टी तरफ मजीद और ख़राब होनी शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन, मुज़म्मिल असलम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।